कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वह किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस मैं आधे घंटे में निकलूंगी। 1 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है तो मेट्रो से आया हूँ। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसीलिए मैंने कैब कर लिया है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती है, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने के लिए तैयार करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टी थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। हस्बैंड कहते हैं अब मुझे ऑफिस के काम से जाना होता है तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की, वैसे बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों के बाद मायके रहने जा रही थी। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने चली जाती है। जब वो मायके पहुंचती है तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैगी शेक पिला दो। नानी माँ, मुझे मैगी खाना है। हाँ हाँ बच्चों रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैगी भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी मिलाती हूँ। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएगी? बस अब आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर आपने बेटी को खिला दिया, फिर 1-2 छोड़ भी तो देती। कोमल कहती है, नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे भाभी, मैं आई हूँ तो आम तो खाएंगे ही ना बच्चे। देखो मम्मी, पके हुए दशहरी आम खाने के लिए देखो, पिछले गली में मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं, मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती हूँ। अरे सुनैना, कोमल भी तो आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी आम कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चों तो कुछ न कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं यह आम फ्रिज में लगाकर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह से है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके जाऊँ। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं, मैं ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊँगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा तो मैं फिर भी कभी नहीं आऊँगी मायके। अरे सुनैना की बातें पर ध्यान मत दिया करो बेटा, ऐसे ही है, उसे समझ नहीं आया कि कब क्या बोलना चाहिए। और यह घर मेरा है, मेरी माँ का है, अभी क्यों मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पास जिंदा होते तो तेरे पापा आने पर पलकों बिछाते। कोमल देखती है कि उसकी माँ की आंखें में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना है मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाले हैं, इसलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। यह ले तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, मैंने बोला था कि देसी घी खत्म हो गया है, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सारी आम की चीज़ तो तुम भूल ही जाओगे, सारे काम की चीज़। मैंने बोली है ना, बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही थी। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं, कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इसी ज़रूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते, और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे सारी ज़िंदगी यह थोड़ी सुनना है कि बहन माई के रहने आई है और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। यह बात तुम सीधे मुंह से भी बोल सकती थी,
इतना घुमा फिरा कर क्या बोलने की ज़रूरत थी। उस समय रवि देसी घी लेने चला जाता है और सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती है, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वह ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वह तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो कि मैं बस आपके और आपके भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल जाता है। पापा, हमें गेम खेलने हैं। बच्चे बोलते हैं, हाँ पापा चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलेंगे। पहले थोड़ा मॉल में घूम लो। तो ये मॉल कितना बदल गया है। पहले तो छोटा सा था, लगता था बड़ा की है, अभी तो और बड़ा बनेगा, मज़ा ही। मामा जी कौन खाने का मन कर रहा है? आइसक्रीम अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न फ्लावर और आइसक्रीम ले लेता है। बस लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग पार्क चलते हैं, वहाँ सब लोग मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे। सबको गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा। गेम पार्लर बंद हो जाएंगे। गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं लड़ाई नहीं, तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बातें पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों के तुमसे आइसक्रीम और कॉर्नर पर फरमाइश थी, तुमने फ़ौरन खरीद दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती है यही कि हम दोनों की लड़ाई हो। वह आती है और हमारे घर में कलेश कर जाती है। चुप रहो, जाओ। सुनैना कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी तुमने तो सोचा भी नहीं होगा। मेरी बहन है, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा ही हो तो तुम पर क्या बीतेगी। सुनैना, थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है तो रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी से स्कूल में कर ली। आप चिंता मत करो, अब मैं इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएंगे। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फ़ोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। कोमल वापस आ जाती है। रवि, सुनैना की बातें से इसका मन बहुत दुख होता है। भैया, अब मन बहुत दुखी हो चुका है। आप प्लीज़ मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह से बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक लेती है। कोमल, सारी मैं जानती हूँ कि मेरे वजह से तुम्हारा मन दुख हुआ है। हमारे लिए इतना सोती हो और सोचती हो। मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। अचानक मन हो जाए तो सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक जाना। बच्चों बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया है, पर मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। भाभी प्लीज़ आप मेरे सॉरी मत बोलो। आप मुझे बड़े हो, मुझसे गीले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना में अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वह अपने घर की बेटी और वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता है तो कितना दुख पहुंचता है। इसीलिए सुनैना में अपने व्यवहार को बदला और रिश्ते में आने वाले दूरियां ख़त्म हो गई। कुछ दिनों में बहुत परेशानी थी। उसकी शादी के बाद जब वह अपने मायके अपने भाई भाभीयों से मिलने के लिए जाती, सब उसे खूब लाड़ प्यार करते।
उसकी खूब खातिरदारी करते, पर कुछ समय से वह उनके नेचर में चेंज देख रही थी, इसीलिए उसका मन भी बहुत उदास था। क्या हुआ बहू, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो, मुझसे कहो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। माँ, शादी से पहले भैया भाभी मेरे बहुत प्यार से बात करते थे, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। पर शादी के बाद मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ, वह मेरे से ठीक से बात नहीं करते और यहाँ तक कि मुझसे मिलने भी नहीं आते हैं। मुझे उन्हें बुलाना भी बहुत कम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से वह लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे हैं? हो सकता है बहू यह तुम्हारे मन का वहम हो। पहले तुम उनके साथ रहती भी ना तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता था। अब तुम उनसे दूर हो, इसीलिए तो उन्हें ज़्यादा याद करने लगी हो, तभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ उनके मन में होगा। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आ जाओ, इससे तुम्हारे मन का वहम दूर हो जाएगा और तुम्हारा उदास मन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मैं कल ही मायके रहने चली जाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कुछ बताऊँगी नहीं, उन सबको सरप्राइज दूंगी। अगले दिन मीरा अपने भैया भाभी के सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुँचती है। तब वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, घर पर तो ताला लगा हुआ हो सकता है निशा भाभी, अलका भाभी कहीं बाहर गई हो। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। एक काम करती हूँ, निशा भाभी के मोबाइल पे फ़ोन करती हूँ। मीरा अपने बड़ी भाभी को फ़ोन मिलाती है, पर फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। अभी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे मीरा बेटी, तो नमस्ते आंटी, कैसी हो आप, ठीक हो? भाभी कहाँ गई है? वो सब घूमने के लिए गई है, विदेश गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। तुम्हारे भतीजे ऋषि का बर्थडे है, वहाँ मनाने के लिए गए हैं, विदेश गए हैं। मुझे बताया भी नहीं। बिटिया यहाँ आ जाओ, चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, मैं जा रही हूँ, फिर कभी आऊँगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगती है, पूरे रास्ते कुछ न कुछ सोचती रहती है। अजय भैया, विजय भैया कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। पहले उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, बड़ा मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं, वह विदेश से। फिर उनके पास पैसे, मुझे कुछ समय समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देश से बाहर विदेश में घूमे, एक बाहर फ़ोन करके बताता तो। उलझन भरी बातें मीरा के दिमाग में चलती रही। जैसे ही वह वापस ससुराल पहुंची तो उसके सास और पति दंग रह गए कि तुम वापस आ गई भैया भाभी के घर से? क्या हुआ बहू, तुम लौट कर क्यों आ गई? ऋषि का बर्थडे मनाने के लिए 1 महीने के लिए वो लोग विदेश गए हैं। फ़ोन करके दोनों भाई और भाभी ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ, कम से कम एक फ़ोन तो कर देते। हमसे तो उन्हें कहा था कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए अमित ने लोन लेकर पूरी शादी का कर्ज उठाया था। वैसे मुझे यह बात कहना नहीं चाहिए बहू, पता नहीं तुम सोचोगी उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए पैसे कहाँ से आए, जबकि पूरी शादी तो हमने की है, यही देखते हुए कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। यह तो तुम दोनों के लिए लव मैरिज, इसी वजह से ना मैंने कुछ बोला, ना तुम्हारे ससुराल जी और ना हो अमित ने छोड़ो मिला यह सब कहने लगी। क्या ज़रूरत है बहू पहले ही परेशान हो, यह सब बातें सुनकर यह और परेशान हो जाएगी। कोई नहीं मीरा, हमारी बहू है, हमारा खर्चा हो, इसके मायके वाले का बात एक ही है। अगले 1 महीने तक मीरा के भाइयों ने फ़ोन नहीं किया। अचानक 1 महीने के बाद एक दिन जब वहाँ अपने अमित के साथ बाजार गई हुई थी तो वही उसकी दोनों भाभियाँ उसे दिखाई दे पड़ी। वह दोनों उससे नज़रें चुराने लगी। सुनो, यह तो निशा भाभी और अलका भाभी है ना, इसका मतलब यह लोग विदेश से वापस आ गए हैं, पर उन्होंने आकर भी मुझे फ़ोन नहीं किया। चलो मैं बातचीत करती हूँ। छोड़ो ना मीरा, जब उन्होंने ही तुम्हें याद नहीं किया तो तुम क्यों उनके बात कर रही हो? रहने दो,
अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। चलो पूछी तो मेरी भाभियाँ, उनसे यह बात पूछने का तो मेरा हक बनता है। रुको मैं अभी पूछती हूँ। मीरा जैसे ही अपने दोनों भाभियों के पास जाने लगती है, उसकी भाभियाँ उसे देखकर इग्नोर करने चल जाती है। निशा भाभी, अलका भाभी इधर, और मुझे देखो भी अनदेखा कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह माजरा क्या है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मत जाओ। उन्होंने तुम्हें देखा फिर भी नहीं रुकी। अब घर चलते हैं। मीरा घर आकर सारी बात अपने सास को बताती है। अब तो यह सब सुनकर मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें अनदेखा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं, क्या पता वह खुद फ़ोन कर ले। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने वेट किया, फिर भी किसी का भी फ़ोन उनके मायके से नहीं आया। एक दिन मीरा अपनी सास के साथ किसी काम से बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे अपने पापा के खास वकील दोस्त मिस्टर शर्मा मिल गए, जिसने उसे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वह और उसकी सास हैरान रह गए। मुझे तो हैरानी हो रही है कि मेरा बिटिया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने बंटवारे का हिस्सा तुम्हें नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पापा तो 3 हिस्से करके गए थे। उन्होंने तुम्हारी वसीयत में यही लिखा था कि तीसरा हिस्सा तुम्हारी शादी और तुम्हारे दूसरे खर्चों के काम आएगा। पता नहीं अचानक से तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुम्हें मना कर दिया और मेरी जगह की और वकील को हायरा कर दिया। मुझे बात ही समझ में नहीं आई कि अब मीरा ही बोलती है कि मुझे क्यों हटा दिया। मेरा बोलना भी सही नहीं था ना, पर मैं यह तो कहूँगा मेरी बेटी, तुम्हें अपने हक का पैसा लेना चाहिए। तुम्हारे पापा जी आखिरी इच्छा था कि तुम्हें भी बंटवारे का हिस्सा मिले। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई भाभीओं ने तुमसे ईमानदारी की है। यकीन कर सकती हो कि मेरे अपने भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। वकील अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं अपने हिस्से के पैसे अपने भाई भाभीओं से ले सकूं। एक बार वो कहते हैं तो सहो बहन, तुम मुझे बंटवारे का हिस्सा नहीं देना चाहते हो तो मैं हंसते हंसते वो पैसे तुम्हें दे देता हूँ। अरे मैं तो उनकी सगी बहन हूँ, मुझसे जान भी मांगे तो मैं दे देती, पर उन्होंने मुझसे इस तरह झूठ और बेईमानी की सहारे बर्बाद किया, वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। प्लीज़ अंकल, मुझे किसी भी तरह अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेना है। अब ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी बेटी है मीरा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं अब बाकी लोगों को तुम्हारे साथ थूकूं। मम्मी के थैंक यू। मन में पता नहीं क्या मैं लोग बहुत अच्छे और अपने खुद ही सारी शादी का खर्च उठाया था। यह बात मैं कहीं भूल सकती हूँ कि अब मैं अपने मायके भाभीयों से अपने पापा को यादगार हिस्सा ज़रूर लूँगी। वो मेरे लिए छोड़कर गए हैं। वकील मिस्टर शर्मा के हेल्प से मीरा को अपने पिताजी के यादगार में से तीसरा हिस्सा मिल जाता है और वह उसके नाम पर है। मीरा को इस बात का दुख था कि उसके भाई पैसे के लिए उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं, भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी थी। ऐसा मत कह मीरा, हमसे गलती हो गई। हाँ मीरा, पैसे के लालच में हम अंधे हो गए थे, मुझे माफ़ कर दो। अब बहुत देर हो चुका है, प्लीज़ अब आप मुझसे कभी भी कोई वास्ता मत रखना। थैंक यू शर्मा अंकल, आपने मेरी हेल्प की। मीरा की आंखें में आंसू थे। उसने हमेशा के लिए अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया था। शायद उसके भाई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।